अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारे प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस और सेक्सुअल डेवलपमेंट रह गए थे, लेकिन जो हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है ये मिस आउट हो गया था। तो आपने जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के अंदर पढ़ा था वो आपको याद होना चाहिए कि किस एज के अंदर बच्चा बोलना सीखता है, माँ बा, और कब वो 2 वर्ड्स बोलता है, 3 वर्ड्स बोलता है, फ्रेजेस बोलता है, और कब वो मैच्योर एक फ्रेज को बोलता है, सेंटेंसेस बोलता है, और वो किस किस तरीके से लैंग्वेज को वोकलाइज करता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, कि बच्चे के अंदर ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं चाइल्डहुड में कि उसको बोलने में मसले आते हैं, और वो कौन कौन से मसले हैं। पहला तो ये है कि चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर। इसमें होता ही है कि जो बच्चा होता है ना, उसको एक वर्ड को रिपीट करने की आदत होती है, या वो इस जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट करता है या फिर उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिपीट में क्या आ जाता है कि अगर उसने बॉल बोलना है ना, बॉल मतलब गेंद, तो वो बोलेगा बाल। ठीक है, ब ब ब बाल। राइट, इस तरह से रिपीट करेगा, फ्लुएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, प्रोलॉन्ग के अंदर क्या है, अगर उसने बोलना है फॉर एग्जांपल सन, अब वो कैसे बोलेगा सन। राइट, मतलब कि डिले करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा। ठीक है ना। या समटाइम्स ऐसा होगा कि कोई ना कोई वर्ड्स जो है ना, जैसे मतलब बोलते हुए उसको फ्लुएंसी डिसऑर्डर आएगा, वो सही तरीके से बोल नहीं सकेगा। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से वो बोल नहीं सकेगा। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्लुएंसी के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन इन बच्चों के अंदर वो फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल सकते। सेकंड कौन सा होता है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो जो वॉइसेस है ना उसको या ना कोई चीज़ ऐड कर देता है या सब्सट्रैक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने बोलना है रैबिट, अगर उसने बोलना है रैबिट, तो वो क्या बोलेगा, वैबिट। वो चीज़ खा गया, आर खा गया। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, वैबिट। अगर उसने बोलना है फॉर एग्जांपल मामा, तो वो बोलेगा माँ, माँ। ठीक है, अगर उसने बोलना है नाना, तो वो बोल बैठेगा बनाना। राइट, तो इसमें स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, डिसफंक्शनल स्पीच आर्टिकुलेशन प्रेजेंटेड एज डिफिकल्ट आर्टिकुलेटिंग सर्टन साउंड। उसको जो सर्टन साउंड है, जैसे नाना है तो उसे क्या बोल देगा, बनाना। वैबिट है उसको बोल देगा रैबिट। ठीक है, अगर कोई साउंड्स को ऐड कर देगा, जैसे अगर उसने बोलना है रेड, तो उसे बोल देगा रैट, रैड। ब्लू बोलना है तो उसको बोल देगा ब्लू, मतलब एच को जो सा एच की जो सी वॉइस है वो ऐड कर देगा ब्लू। ठीक है, तो इसमें जो है वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। आगे क्या आता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। नाम से ये है कि लर्निंग डिसऑर्डर है, तो उसको अकेडमिक स्किल्स, बच्चे को पढ़ने में बहुत मसला होगा कि बच्चे की अगर डेवलपमेंट एज मतलब अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट एज नहीं है, उसकी सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उसको लिखने का भी मसला है, मैथमेटिक्स करने का भी मसला है, ऑफ कोर्स डायग्नोज विया स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। लेकिन मोस्टली इसमें सिर्फ याद रखने की चीज़ है कि लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि उसको पढ़ने लिखने में मसले होंगे। फोर्थ वन इज़ सोशल। अब इसमें तो आपको पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि उसको जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी उससे बात करने में, बोलने में, उनके सामने प्रेजेंट होने में, इंट्रैक्शन करने में स्पेशली वो क्या होगा, मसले होंगे। तो बेसिकली जो चार आपको पढ़ाए गए हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना। आई थिंक होप दिस इज़ मोर देन एनफ कि आपको चाइल्ड हेड ऑनसेट फ्लुएंसी में वो फ्लुएंट नहीं होता, साउंड डिसऑर्डर में वो किसी चीज़ को ऐड कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा, लर्निंग डिसऑर्डर में वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता, किसी को चीज़ को राइट नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और कम्युनिकेशन में वो किसी के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर सकता सोसाइटी के साथ, एज वेल एज जो उसके रिलेशनशिप होते हैं अपने कज़न्स के साथ, अंकल्स के साथ, वो सही तरीके से बात नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन डिले होता है उसके अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा, जो ये प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं आपको सारों की वीडियोस मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा साथ साथ आपको वो वीडियोस शो होती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले आता है मोरल रिफ्लेक्स, स्टार्लिंग काज एक्सटेंशन एबडक्शन ऑफ द आर्म फॉलोड बाय फ्लेक्शन। इसमें पता क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, उसको आप ऐसे गर्दन से पकड़ोगे ना, ठीक है, उठाओगे, उसको झटका दे के नीचे रखोगे ना, ऐसे झटका दे के नीचे करोगे, तो वो पहले अपने हाथ को खोलेगा, एक्सटेंड करेगा, हाथ को खोलेगा, फिर अबडक्शन करेगा। अबडक्शन मतलब कि हाथ को एक्सटेंड करके अबडक्शन करेगा, ऐड नहीं, अबडक्शन करेगा, हाथ को खोलेगा, फिर उसके बाद अपनी मुट्ठी बंद करेगा और फिर रोना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा। इसके बाद आ जाता है आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि अगर आप बच्चे के ना, रूटिंग और सकिंग ये दोनों सेम है,
होता क्या है कि बच्चा निप्पल सीकिंग, मतलब कि अगर आप बच्चे की ना गाल के ऊपर, ठीक है ना, आप उसके जो फेस है ना, अगर आप उसके ऊपर अपनी फिंगर को टच करो ना, ऐसे फिंगर को रोटेट करो, ठीक है ना, राउंड, मतलब ऐसे गोल गोल ऐसे कर, तो वो उसी तरीके से अपना जो सा मुंह है ना वो उसी की तरफ लेता आएगा, बी फॉर अ निप्पल सीकिंग। तो उसमें उसी तरह वो अपना मुंह लेता है। इसकी भी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से बच्चा अपने, एक तो सकिंग रिफ्लेक्स किस तरीके से वो सक करता है, और सेकंड चीज़ रूटिंग रिफ्लेक्स कि अगर आप उसके गालों पे ऐसे गोल 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 घुमाते हैं ना उंगली, सीख मतलब वो सीख कर रहा होता है यार कुछ ना कुछ है। फिर आ जाता है ग्लैंड रिफ्लेक्स। इसकी जो वीडियो आप देखेंगे ना तो उसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है ना वो इप्सी लेटरल साइड में मूव करता है, आप उसके दरमियान में ऐसे आराम से ऐसे करें तो वो एक साइड में मूव करेगा। आजकल इसकी बड़ी मीम भी वायरल हो रही है गैलेंट रिफ्लेक्स की। तो आप दरमियान में ऐसे लाइन फेरेंगे ना उसकी वर्टिब्रा पे, बैक पे, उल्टा करके आपने उसकी बैक पे ऐसे लाइन फेरनी है तो वो एक साइड पे होगा, फिर दूसरी साइड पे होगा, फिर एक साइड पे होगा, फिर दूसरी साइड पे होगा। तो इस तरीके से प्रोन पोजीशन में उल्टा करके। फिर आ जाता है पाल्मर और प्लांटर रिफ्लेक्स। ये दोनों जोन से है ना, इनकी आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आप कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा लेटा हुआ है, हाथ उसने अपना ओपन किया, अगर आप उसकी हाथ पे, अगर उसके हैंड के अंदर आप ऐसे फिंगर रख दें अपनी, ठीक है ना, तो वो क्या जल्दी से ग्रैप्स कर लेगा, जल्दी से पकड़ लेगा, ऐसे होता है ना। और अगर प्लांटर का मतलब ये है, अगर पाँव का जो बैक का हिस्सा है ना, आपका जो फुट है उसका जो बैक साइड है, आप उसके ऊपर ऐसे उंगली उंगली या कोई भी चीज़ अगर तो अपना थंब को ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो वो अपनी जो उंगलियां हैं ना, फिंगर्स, अपनी उंगलियां जो सी हैं पाँव की, वो ऐसे ग्रैस्प कर लेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस और लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब आ जाता है हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट। टैनर स्टेजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आगे आप इमेजेस के अंदर आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, व्हाट इज़ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी एंड पैथोलॉजिकल प्यूबर्टी डिले। प्रिकॉशियस का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसी प्यूबर्टी, मतलब कि लड़का है या लड़की है, अगर लड़का है या फिर लड़की है, उसमें उसकी जो एज है नॉर्मल एज से पहले, मतलब लड़कियों के अंदर 8 साल से पहले, लड़कों के अंदर 9 साल से पहले प्यूबर्टी आ जाना, मतलब कि सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का आ जाना। इसको कहते हैं आपके, ये देखें, सेकेंडरी सेक्सुअल मैचुरेशन, मतलब ब्रेस्ट ब्रेस्ट बर्ड्स, प्यूबार की, थैलार की, मेनार की, मतलब वक्त से पहले किसी चीज़ का आ जाना, उसको कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब यह है कि वो जवान हो गया जी, ठीक है, प्यूबर्टी की एज को पहुंच गया, तो वक्त से पहले आ जाना। सो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल, इट्स नॉट अ नॉर्मल, इट्स अ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। डिलेड के अंदर क्या होगा कि अब उसकी जो एज गिवन है, अब उसकी जो एज गिवन है उससे लेट आना। नो टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट, या जब आप आगे जाके टैनर स्टेजिंग को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये ब्रेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, थैलार की क्या होता है, मीनार की क्या होता है। 14 साल का बच्चा हो गया, बॉय हो गया, और 13 साल की जो है वो लड़की होगी, लेकिन स्टिल अब तक उसके अंदर किसी भी किस्म की प्यूबर्टी नज़र नहीं आई, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स नज़र नहीं आए, मीनार की उसको मेंसेस नहीं आए, लड़के के अंदर टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट नहीं हुई, रेडनिंग ऑफ स्क्रोटम नहीं हुआ, तो और जोन सा है उसका पीनस जोन सा, उसकी ग्रीथ और लेंथ उसकी इंक्रीज नहीं हुई। सो दिस इज़ द डिलेड प्यूबर्टी के बहुत। लेकिन आपने आपने पहले एक चीज़ पढ़ी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, उसके अंदर आपने डिलेड प्यूबर्टी का पढ़ा होगा कि भी कभी कभी डिलेड प्यूबर्टी होती है, लेकिन सम टाइम जो बच्चा है वो अपनी नॉर्मल हाइट को पहुंच जाता है, राइट, आपने ये पीछे पढ़ा होगा। पैथोलॉजिकल में तो नाम से ही जाहिर है कि कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो रही है। अब ये जितनी भी सिंड्रोम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, क्लीन फ्लेटर, टर्नर, एंडोक्राइन, हाइपोविचरिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, कैल्मन सिंड्रोम, एंड्रोजन, ये तो भी पढ़ लेंगे, प्रेडर विली, ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है कि इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी कंप्लीट और एक होती है आपकी पार्शल, ठीक है। सुन लें कि इसके अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो कहता है insensitivity syndrome which is does not respond fully or at all to the male hormone एंड्रोजन को ये फुली रिस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक कंप्लीट होती है और एक पार्शल होती है, एक कंप्लीट और एक पार्शल। कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट का मतलब ही आपको जहन में आ जाना चाहिए, कंप्लीटली का मतलब होता है कि वो एज अ गर्ल वो सामने से आपको लड़की नजर आएगी, बट उसके अंदर यूट्रस नहीं होगी। सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ यूट्रस एब्सेंट उसको मेंसेस नहीं होंगे। ये होती है कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम विच इज़ कॉल्ड एज CAIS,
CAIS, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब आ जाती है पार्शल, PAIS, पार्शल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन के अंदर एम्बिगस जेनेटेलिया होता है, एम्बिगस जेनेटेलिया, और जो पर्सन होता है वो क्या करता है, उसके अंदर मेल ट्रेट्स होते हैं, उसके अंदर पीनस भी मौजूद होता है, पीनस भी होता है, और इनलार्ज्ड क्लाइटोरियस भी होता है। अब इसकी ना आपको मैं इमेजेस भी दिखा दूंगा। तो ये होता है पैथोलॉजिकल प्यूबर्टी डिले, आपने इसको याद भी करना है। इंडिविजुअल अफेक्टिव इंडिविजुअल विल हैव अ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्रिप्टोकाइडिज्म एंड नो प्यूबिक हेयर, क्योंकि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, परफॉर्म अ गोनोडेक्टोमी आफ्टर प्यूबर्टी टू प्रिवेंट टेस्टिकुलर कैंसर। आपने इसको लाजमी अच्छे तरीके से देख लेना है, इसका आगे MCQs भी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं टेनर स्टेजिंग। ये देखें, ये है टेनर स्टेजिंग, लेकिन इससे पहले आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि व्हाट इज़ फीमेल डेवलपमेंट, हाउ फीमेल डेवलपमेंट अक्कर एंड मेल डेवलपमेंट अक्कर। सबसे पहले आ जाता है आपका फीमेल के अंदर थैलार्की। थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट बर्ड्स, राइट। इसके अंदर क्या होता है कि जो गर्ल्स के बर्ड्स होते हैं ब्रेस्ट के, उसके अंदर आपका जो जो ब्रेस्ट हैं वो वाजे नज़र आते हैं, उनका जो एरियोला है वो वाजे नज़र आता है, और निप्पल आपके वाजे नज़र आ रहे होते हैं। ब्रेस्ट बर्ड्स का मतलब ये होता है उगना, ठीक है, उगना। इसके अंदर उसके बाद आ जाता है प्यूबार्की, जो कि दोनों के अंदर कॉमन है कि किस तरीके से हमारे हेयर्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट, उसके बाद मेनार्की, कि किस तरीके से मेंसेस आते हैं। मेल में क्या होता है, मेल के अंदर ये भी ठीक है, लेकिन आप लिख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, उसके बाद पिनाइल इनलार्जमेंट, इसके बाद प्यूबिक हेयर्स, उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट, उसके बाद एक्सिलरी हेयर्स, एंड एट द एंड फेशियल हेयर्स, ठीक है, ये फाइनल होता है। ये देखें, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, फिर प्यूबिक हेयर, फिर एक्सिलरी फेशियल हेयर्स, और उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट। लेकिन जो मैंने आपको लिख के दिया आप इस तरीके से याद करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। अब इसमें स्टेजेस आ जाएं। अब पहली जो स्टेज है वो तो नॉर्मल है, प्री प्यूबर्टल, कुछ भी नहीं बन रहा, कोई सेक्सुअल हेयर नहीं है, कोई सेक्सुअल हेयर नहीं है, फ्लैट अपेयरिंग चेस्ट है विद राइज निपल, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ये प्री प्यूबर्टल। अब आ जाए 2 3 4 5 वैसे ही मेच्योर्ड है, ये तो फुली मेच्योर है ना, फुली मेच्योर। अब इसमें पैथोलॉजिकल है, डिलेड है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन इसके अंदर स्टेज 5 के अंदर क्या है, वो फुली मेच्योर। अब स्टेज 2 के अंदर वो कहता है, क्या आता है आपका, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, ब्रेस्ट बर्ड फॉर्म्स, मतलब थैलार्की, माउंट फॉर्म्स, प्यूबिक हेयर अपेयर्स, आपको नज़र आ सकता है। एक चीज़ लिख लें कि जो मेल होते हैं इनके अंदर स्टेज 2 के अंदर रेडनिंग ऑफ स्क्रोटम कि रेडनिंग ऑफ स्क्रोटम होती है, ये एक मेन पॉइंट है, ये आप लाजमी लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं स्टेज 2। इसके अंदर क्या होता है, कॉर्सनिंग ऑफ प्यूबिक हेयर, पीनस साइज या लेंथ इंक्रीज, और ब्रेस्ट इनलार्ज। अब उसमें डिफ्रेंशिएट होना ख़त्म हो गया, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसमें। अब वो कहते नहीं है कि अब वो पहले बर्ड्स थे, अब वो थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। स्टेज 1 कब से स्टार्ट हो रही है आपकी, 8 से 11.5, और 11.5 से 13 ईयर्स तक स्टेज 2। इसके अंदर एक बात याद रखना, अगर MCQs में पूछ ले कि पीनस का जो लेंथ है वो कब इंक्रीज़ होती है, और जो हेयर्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में वो कर्ल कब होना स्टार्ट होते हैं, तो वो इस स्टेज में होते हैं, वो है स्टेज 3। एक तो पीनस की जो लेंथ है, लेंथ नॉट गिर्थ, उसका साइज बड़ा होता है, लेंथ इंक्रीजेस। तो और इसके अंदर एक और पॉइंट है, हेयर्स कर्ल, राइट। ये आते हैं आपके स्टेज 3 के अंदर। अब स्टेज 5 के अंदर क्या आ जाएगा, कॉर्स हेयर्स, मतलब कि कर्ल होना, स्पेयरिंग थाइज, पीनस विद ग्लांस इंक्रीज, विड्थ इंक्रीज, ब्रेस्ट इन लार्ज, राइज्ड एरियोला, माउंट ऑन माउंट। इसके अंदर आपने लिख लेना है इंपॉर्टेंट वन कि जो आपके पीनस की विड्थ है वो इंक्रीज होगी, पीनस विड्थ, इंपॉर्टेंट वन, इंक्रीज, उसमें लेंथ, इसमें विड्थ। और फाइनली जो आपकी लास्ट स्टेज होती है उसे कहते हैं मैच्योर ब्रेस्ट।
मैच्योर ब्रेस्ट फॉर्म्स और आपकी टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट भी हो जाती है, पीनस की लेंथ और साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रेस्ट भी फुली डेवलप हो जाते हैं। कर्ल मतलब करली हेयर्स, pubic एंड मिडल थाइज, penis, adult breast और areola flatten यूजुअली 15 ईयर्स तक, ठीक है, और 4 है 13 to 15 ईयर्स तक। आपकी एक चीज़ रह गई थी विच इज़ योर टिप टोट वॉक। ये मैंने आपको पढ़ाना भूल गया था क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा अगर ये वॉक टिप टो वॉक 5 साल तक बच्चे के अंदर प्रेजेंट करती है तो तब क्या होता है। आपने याद रखना है कि टिप टो वॉक के अंदर, इसको रेस कर लेते हैं, टिप टो वॉक, इसके अंदर आपने याद रखना है क्रोमोसोम 7 की एबनॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है? एबनॉर्मेलिटी, राइट। और इसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या प्री मैच्योर हो सकता है बच्चा, क्या हो सकता है? प्री मैच्योर, या उसको, या वो जो सा बच्चा है वो स्पाइनल, उसको किसी किस्म का ट्यूमर हो सकता है, स्पाइनल ट्यूमर, कि वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा, या हिप डिसलोकेशन हो सकती है, हिप डिसलोकेशन, राइट। तो इस वजह से आपको जो है वो अगर ये 5 साल तक प्रेजेंट करे ना, 5 ईयर्स तक, टिल 5 ईयर्स अगर आपको प्रेजेंट करती है ये डिज़ीज़, तो इट मीन उसको क्रोमोसोम 7 की एबनॉर्मेलिटी है। तो आपकी जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिजीज़, या इंशाल्लाह आपका एक मॉड्यूल के अंदर, 2 मॉड्यूल के अंदर सॉरी, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद न्यूनेटोलॉजी को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।